बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 23 से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। सेक्शन 23 डील करता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन से कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स लॉफुल हैं और कौन से अनलॉफुल हैं। एक एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये लाजमी है कि उसका जो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है दैट शुड बी लॉफुल, और हमें मालूम होना चाहिए कि विच considerations एंड ऑब्जेक्ट्स आर lawful एंड विच आर unlawful. The consideration or object of an agreement is lawful unless it is forbidden by law. अगर कानून के तहत consideration या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो फिर वो एग्रीमेंट भी void होगा, इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक शख्स से कोई काम लेते हैं और उसके बदले आप उसको कोई चर्च मुआवजे में देने का मुआहदा करते हैं तो ये कंसिडरेशन जो है दैट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। या आप अगर एक शख्स को ड्यूटी देते हैं कि वो आपके बिहाफ पे कहीं से चोरी करके आए तो ये ऑब्जेक्ट जो है दैट इज़ unlawful. In both cases the contract will the agreement will be void. The consideration and objects are unlawful. इसमें एक तो ये हो गया कि इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ और इज़ ऑफ सच अ नेचर दैट इफ़ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, कि अगर वो उसकी नौयत ऐसी है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्ट की कि अगर उसकी इजाज़त दी गई तो वो लॉ की किसी प्रोविजन का जो पर्पज़ है उसको डिफीट करेगा। इवन इन दैट केस इट विल बी अनलॉफुल और इज़ फ्रॉडुलेंट, या आपका जो कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट है वो उस बदनीति पर मबनी है, वो फ्रॉडुलेंट है, तो उस केस में भी वो अनलॉफुल हो जाएगा। और इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एनदर पर्सन, किसी दूसरे शख्स के पर्सन या प्रॉपर्टी को उस कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट की बेस पे उसको इंजरी हो सकती है, तो उस सूरत में भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा। और द कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, या कोर्ट ये समझती है कि जो कंसिडरेशन है या जो ऑब्जेक्ट है ये इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, तो उस सूरत में भी वो अनलॉफुल हो जाएगा। In such of these cases, the constitutional object of an agreement is said to be unlawful. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. तो जिस एग्रीमेंट में consideration या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा वो एग्रीमेंट void हो जाएगा, इट विल नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद सेक्शन 24, एग्रीमेंट void if consideration objects unlawful in part. अब अगर एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो जुज़वी तौर पे लॉफुल है और जुज़वी तौर पे अनलॉफुल है, तो उस सूरत में भी वो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप एक ठेकेदार से घर बनाने का वादा करते हैं और आप उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए और 1 किलो चर्च दूंगा, तो यहाँ पे जो आप कंसिडरेशन दे रहे हैं वो पार्टली लॉफुल है, पार्टली अनलॉफुल है। या अगर आप किसी आदमी को भेजते हैं कि जाओ मेरे लिए बाग से कुछ ऑरेंजेस खरीद के लाओ, और उसको कहते हैं कि वापसी पे आते हुए कुछ चोरी छुपे भी तोड़ के ले आना, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो पार्टली लॉफुल है, पार्टली अनलॉफुल है। और अगर किसी एक से ज़्यादा कंसिडरेशन हैं और यह पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, या सिंगल कंसिडरेशन है उसके ऑब्जेक्ट्स एक से ज़्यादा हैं और पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, इन एनी केस वो टोटल एग्रीमेंट जो है दैट विल बिकम वॉइड। तो इसको आप ऐसे ही समझ लें जैसे हमें एक इस्लामिक में हदीस में एक मिसाल दी जाती है कि अगर एक आपको ये एग्जांपल दी जाती है कि अगर एक दूध की बाल्टी है उसमें एक कतरा अगर आप शराब का डाल दें तो वो पूरा दूध जो है वो नापाक हो जाएगा। तो आपका जो एग्रीमेंट है उसके कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट में से अगर जुज़वी तौर पे भी अनलॉफुल कोई चीज़ ऐड हो जाएगी तो वो टोटल आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन 25 है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड अनलेस। अब ये सेक्शन 25 ये एक जनरल प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ एग्रीमेंट वो क्या थे, ऑफर थी, एक्सेप्टेंस थी, कंसिडरेशन था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस था। कंसिडरेशन के बगैर एक एग्रीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो कि अपेरेंटली कंसिडरेशन के बगैर भी हो सकते हैं। उनमें दो के कंसिडरेशन हिडन होता है, इम्प्लाइड होता है, वो अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा होता, बट इन द बैकग्राउंड वो कहीं पे कंसिडरेशन मौजूद होता है। और ये एक एक्सेप्शन है कि वो एग्रीमेंट्स, these agreements will be valid even there is apparently no consideration. अब इसमें कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज void unless,
तो जनरल प्रिंसिपल क्या है कि विदाउट कंसिडरेशन एन एग्रीमेंट इज वॉइड। लेकिन ये आगे कुछ एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1, इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एक तो ये कि वो एग्रीमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ इन राइटिंग भी हो और वो डॉक्यूमेंट लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड भी हो, and is made on account of natural love and affection between parties standing in a near relation to each other। और वो पार्टीज जो हैं वो पार्टीज जो एग्रीमेंट वो कर रही हैं विदाउट कंसिडरेशन, दैट शुड बी बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर, उनका करीबी ताल्लुक भी हो। मिसाल के तौर पे अब एक बाप जो है वो अपने बेटे के नाम एक पार्ट ऑफ लैंड गिफ्ट कर देता है, तो अब बेटे की तरफ से उसको क्या कंसिडरेशन मिला? बाप ने तो एग्रीमेंट कर लिया बेटे के साथ कि ठीक है मैं तुम्हें ये एक पीस ऑफ लैंड गिफ्ट करूंगा। अब बाप जो कंसिडरेशन दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, उसके जवाब में बेटे की तरफ से क्या कंसिडरेशन? अपेरेंटली देयर इज नो कंसिडरेशन, बट अगर हम देखें तो इसमें बेटे की तरफ से जो लव एंड अफेक्शन है दैट इज अ कंसिडरेशन। तो ये अपेरेंटली कंसिडरेशन ना होने के बावजूद भी ये एक लीगल एग्रीमेंट होगा। इट मीन इट कैन बिकम, इट विल टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो गिफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ लव एंड अफेक्शन, दैट इज द एग्रीमेंट टू मेक अ गिफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ लव एंड अफेक्शन इज अ वैलिड एग्रीमेंट। नंबर 2, आर इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन। बाज़ का ऐसे होता है कि पास्ट में किसी ने आपके लिए वॉलंटरीली कोई सर्विसेज सर अंजाम दी, तो अब वो किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं थी, वो वॉलंटरी थी, लेकिन आप उस पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के बदले में उस शख्स को कंपनसेट करते हैं, वादा कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आई विल कंपनसेट यू फॉर द सर्विसेज यू हैव रेंडर्ड मी इन द पास्ट, तो ये भी एक वैलिड एग्रीमेंट होगा। It is a promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the purpose for the promiser or something which the promiser was legally compellable to do। अब या तो उसने आपके लिए वॉलंटरीली सर्विसेज दी या उसने कोई ऐसा काम किया जो कि लीगली उसकी ड्यूटी थी। फॉर एग्जांपल, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वहाँ नर्स आपकी देखभाल करती है, आपको बहुत ज़्यादा केयर देती है, वो खिदमत करती है। अब इट वॉज हर ड्यूटी टू डू इट, शी वॉज लीगली बाउंड टू डू इट, लेकिन आप उसकी सर्विसेज से, उसकी खिदमत से आप खुश होकर आप कहते प्रॉमिस कर लेते हैं कि मैं तुम्हें एक सर्टेन जो है वो चीज़ गिफ्ट करूंगा। तो यहाँ पे अगरचे नर्स की तरफ से आपको प्रेजेंटली कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, लेकिन वो जो आप पास सर्विसेज जो उसकी हैं दैट इज़ अ हिडन कंसिडरेशन, तो आप ये एग्रीमेंट भी वैलिड होगा। नेक्स्ट है, और इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ। अब आपने एक शख्स से रकम उधार ली, अब लॉ ऑफ लिमिटेशन है, सूट कोई भी सूट फाइल करने के लिए एक मुकर्रर टाइम होता है, आप उस टाइम के अंदर सूट फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आप सूट फाइल नहीं कर सकते। आपने उसको सूट रकम उधार ली एक शख्स से, आपने उसको वापसी का वादा किया कि आप उसको 30 जून 2021 तक वो रकम वापस करेंगे। अब 30 जून 2021 तक आपने वो रकम वापस नहीं की, तो यहाँ से टाइम पीरियड शुरू हो गया टू फाइल अ सूट। अब उस शख्स को हक हासिल है कि वो आपके खिलाफ सूट फाइल करे। अब इसकी 3 साल मुद्दत है सूट फाइल करने की। उसने 2024 तक 30 जून 2024 तक आपके खिलाफ सूट फाइल नहीं किया। अब उसका जो टाइम है वो राइट है वो टाइम बार्ड हो गया। नाउ ही कैन नॉट गो टू द कोर्ट, ही कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट यू फॉर द रिकवरी ऑफ द डेट। अब उसके पास लीगली कोई तरीका नहीं है वो आपसे वो रकम वापस लेने का, लेकिन आप उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अगले 6 माह में ये रकम जो मैंने तुमसे ली थी ये मैं तुम्हें वापस करूंगा। अब ये जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं इसमें कोई कंसिडरेशन डेटर की तरफ से आपको कोई क्रेडिटर की तरफ से आपको कोई कंसिडरेशन नहीं है। आप वॉलंटरीली उसके साथ प्रॉमिस कर रहे हैं उसका टाइम बार्ड डेट इसको वापस करने के लिए, तो ये एग्रीमेंट भी वैलिड होगा। It is a promise made in writing and signed by the person to be charged therewith or by his agent generally or specially authorized in that behalf। वो प्रिंसिपल डेटर जो कर्जदार है वो खुद पे एग्रीमेंट कर रहा है या उसका एजेंट कर रहा है जिसको उसने इस ब्याह पे इस मद में अथोराइज किया है, टू पे होली और इन पार्ट, मुकम्मल तौर पे या जुजवी तौर पे, अ डेट ऑफ विच द क्रेडिटर माइट हैव इन्फोर्स पेमेंट, जिसकी क्रेडिटर पेमेंट को बजरिया कोर्ट इन्फोर्स करवा सकता था, बट फॉर द लॉ ऑफ द लिमिटेशन ऑफ सूट्स, लेकिन लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ सूट्स की वजह से वो टाइम बाउंड हो चुका है, वो उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकता। उस डेट को पे करने के लिए अगर आप प्रॉमिस कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, दैट इज अ वैलिड एग्रीमेंट इन द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन।
इन एनी ऑफ दीज केसेस सच एन एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एग्रीमेंट्स वैलिड हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एक्सप्लेनेशन वन, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। अगर कोई आप जो डोनेशन का एग्रीमेंट कर लेते हैं, किसी को आप अतिया देने के लिए, को गिफ्ट करने के लिए, तो इसकी सेक्शंस की प्रोविजन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। Explanation 2, an agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate, but the inadequacy of the consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given. अब आपको याद होगा कि हमने पहले पढ़ा था कि वैलिड एग्रीमेंट के लिए कंसेंट का फ्री होना ज़रूरी है, और उसमें अगर कोई पार्टी अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस से वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो वो वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हो जाता है हुज कंसेंट वाज सो कॉस्ट। अब इसमें अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन जो है वो इनएडुकेट है, कंसिडरेशन तो मौजूद है लेकिन वो नाकाफी कंसिडरेशन है, तो वो एग्रीमेंट सिर्फ इस बुनियाद पे वाइड नहीं होगा कि इसमें कंसिडरेशन कम था। लेकिन अगर कोई पार्टी चैलेंज करती है उस एग्रीमेंट में कि कंसेंट जो है वो फ्री नहीं थी, तो उस वक्त कोर्ट इस चीज को क्वेश्चन को डिटरमिन करने के लिए कि वेदर द कंसेंट वाज फ्री और नॉट, उस एग्रीमेंट की इनएडुकेसी जो है दैट कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू डिटरमिन वेदर द कंसेंट वाज फ्री और नॉट। तो कोर्ट उसकी कंसेंट को जज करने के लिए कि फ्री या नहीं थी, उस कंसिडरेशन को ज़ेरे गौर ला सकती है कि जहाँ पे कंसिडरेशन कम होगा तो वो इस चीज़ की तरफ इशारा हो सकता है कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया गया हो, थ्रेट यूज़ किया गया हो, क्वेश्चन यूज़ किया गया हो उस एग्रीमेंट को करने के लिए, क्योंकि कंसिडरेशन नाकाफी था। और वैसे तो हो सकता है कि कोई शख्स अपनी मर्जी से किसी को कम, जहाँ पे मोहब्बत का तल्लक है, एतमाद दोस्ती का तल्लक है, आप बहुत सस्ती चीज़ भी किसी को दे सकते हैं, लेकिन अगर वो पार्टी चैलेंज कर देती है कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, तो फिर ये कंसिडरेशन जो है वो ज़ेरे गौर लाया जा सकता है टू डिटरमिन वेदर द कंसेंट वाज फ्री और नॉट। अदरवाइज मेयरली सिर्फ इस बुनियाद पे कि कंसिडरेशन कम था उस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन आ जाता है 26, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज वॉइड। आप किसी शख्स के साथ ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि वो शादी नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है तो दैट विल बी वॉइड। हाँ, माइनर के हवाले से सिचुएशन डिफरेंट है, माइनर की आप लीगली शादी नहीं कर सकते। एवरी एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ द मैरिज ऑफ अ पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड। अगर किसी एज ऑफ मेजोरिटी के शख्स के साथ आप एग्रीमेंट करते हैं कि विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट अ मैरिज, तो आपका ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। नेक्स्ट है जी एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड वॉइड। अगर आप किसी शख्स के साथ ये एग्रीमेंट करते हैं कि वो लॉफुल बिजनेस नहीं करेगा, तो दैट एग्रीमेंट इज वॉइड। एवरी एग्रीमेंट बाय विच anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void। अगर आप किसी शख्स के साथ ये एग्रीमेंट करते हैं कि वो किसी भी किस्म का प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस, वो जो लॉफुल प्रोफेशन है, ट्रेड या बिजनेस है, वो नहीं करेगा, तो उस हद तक वो आपका एग्रीमेंट वॉइड होगा। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन है। अगर आपको पता होगा कि कारोबार में गुडविल भी होती है। गुडविल जैसे ब्रांड नेम है, आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप उस ब्रांड के नाम पे एतमाद करते हुए आप एक ज़्यादा कीमत भी अदा करते हैं, आपको एतमाद होता है। मिसाल के तौर पे अब जैसे ये चेन्स हैं डिफरेंट चीज़ों की, जैसे जे डॉट है फॉर एग्जांपल, आप जे डॉट पे जाते हैं, आपको पता है कि वहाँ पे जो कपड़ा होगा वो आपको एक स्टैंडर्ड का मिलेगा। बाटा का एक नाम है, आप उसके बोरजान का एक नाम है, हश पप्पी का एक नाम है। आप उनके आउटलेट्स पे जाते हैं और आप एक चीज़ ख़रीदते हैं तो आप उसमें आपको ये फिक्र नहीं होती कि ये सब स्टैंडर्ड चीज़ होगी, आप एक ब्रांड का एक नाम होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल जैसे एक चमन आइसक्रीम है, लाहौर की बहुत मशहूर आइसक्रीम है, बड़े शौक से लोग उसको खाने जाते हैं। अल्लाह वसाया मुल्तान में जो है वो मछली वाला है, वो एक नाम है। अब अगर एक शख्स अपना कारोबार सेल आउट करता है और उसके साथ वो गुडविल भी सेल आउट कर देता है, तो जो बायर है वो उसके साथ ये एग्रीमेंट कर लेता है कि इस सर्टेन एरिया के अंदर आप इसी नाम से बिजनेस नहीं करोगे, क्योंकि लोग नाम के ऊपर चीज़ खरीदने जाते हैं। तो अगर गुडविल के हवाले से एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि सेलर जो है वो उस सर्टेन एरिया में वो बिजनेस नहीं करेगा उसी नाम से, तो ये एक वैलिड होगा, ये एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ ट्रेड वॉइड नहीं होगा। हाँ, कोर्ट इसमें ये देख सकती है कि जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं वो रीजनेबल हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे
एक कुछ ब्रांड ऐसी होती हैं जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, कुछ ब्रांड ऐसी है जो सिर्फ एक सिटी की हद तक मशहूर होती है। जैसे मैंने भी आपको अला वसाया फिश वाले की मिसाल दी कि वो मुल्तान की हद तक मशहूर है, लाहौर में हो सकता है लोग इसको जानते भी ना हो। अब अगर आप मुल्तान में वो बिजनेस सेल आउट कर देता है, वो उस पर पाबंदी ये लगाता है खरीदार बेचने वाले पे कि वो पूरे पाकिस्तान में इस नाम से बिजनेस नहीं करेगा, तो कोर्ट ये देख सकती है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है वेदर इट इज रीजनेबल और नॉट। नेक्स्ट है जी सेक्शन 28 एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वाइड। इसी तरह अगर आप किसी शख्स से ये एग्रीमेंट करते हैं कि उस एग्रीमेंट के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो ही विल नॉट गो इनटू द कोर्ट, तो ये एग्रीमेंट वाइड होगा इस लीगल टू द एक्सटेंट ऑफ दैट कंडीशन, और ये इसकी कोई लीगल वैल्यू इस कंडीशन की नहीं होगी। पार्टीज आर नॉट बाउंड टू फॉलो दैट कंडीशन। एवरी एग्रीमेंट by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his rights under or in respect of any contract by the usual legal proceedings in the ordinary tribunals, or which limits the time within which he may thus enforce his right is void to that extent। अगर आप एग्रीमेंट के तहत किसी पार्टी पे पाबंदी लगाते हैं कि वो उस एग्रीमेंट के हवाले से या तो कोर्ट में ऑर्डिनरी लीगल प्रोसीडिंग्स के जरिए अपने राइट्स को इन्फोर्स नहीं कर सकता, या जो कोर्ट ने लॉ ने एक टाइम प्रेस्क्राइब दिया है, मैंने आपको पहले बताया था लिमिटेशन होती है कि वो एक टाइम लिमिट दी गई है सूट फाइल करने के लिए, आप उस टाइम लिमिट को कम कर देते हैं इस एग्रीमेंट के जरिए, तो वो कंडीशन जो है वो वाइड होगी। दैट एग्रीमेंट विल बी वाइड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ दैट कंडीशन। इट मीन्स पार्टीज विल नॉट बी बाउंड टू फॉलो दैट कंडीशन, बाकी एग्रीमेंट उनका ओके होगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन ये है कि अगर पार्टीज टू द एग्रीमेंट वो आपस में एक इत्तेफाक कर लेते हैं उस एग्रीमेंट में कि अगर उस एग्रीमेंट के हवाले से कोई क्वेश्चन अराइज होता है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो दे विल नॉट गो इनटू द कोर्ट, दे विल गो टू द आर्बिट्रेशन। वो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। आर्बिट्रेशन में जो अवार्ड उनको दिया जाएगा फॉर कंपनसेशन दैट विल बी फाइनल। the parties will be entitled to receive only that amount of consideration which will be awarded, amount of compensation which will be awarded by the arbitration proceedings। तो अगर ये ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है तो ये एग्रीमेंट वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा? इसलिए कि यहाँ पे उनके कोर्ट में जाने के हक पे पाबंदी नहीं लगाई गई, सिर्फ उसका तरीकाकार मुतय्यन किया गया है कि पहले वो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में जो अवार्ड, जो आर्बिट्रेटर का जो फैसला होता है उसको, जैसे कोर्ट के फैसले को हम डिक्री कहते हैं, तो आर्बिट्रेशन के फैसले को अवार्ड कहते हैं। तो जो अवार्ड है, जो पार्टी के हक में किसी के भी फैसला आएगा, दूसरी पार्टी जो उस फैसले से खुश ना हो, उस अवार्ड को फिर कोर्ट में बाद में चैलेंज कर सकती है। इट मीन्स के अपने लॉ राइट को लॉफुली इन्फोर्स करने का स्टिल ऑप्शन मौजूद है। तो इस हद तक अगर पाबंदी लगाती हैं पार्टीज के द मैटर विल बी रेफर्ड फर्स्ट टू द आर्बिट्रेशन, तो ये एग्रीमेंट वैलिड होगा, ये पाबंदी जायज़ है। अदरवाइज लीगल प्रोसीडिंग्स पे जो पाबंदी वो वाइड होगी। इसकी सेकंड एक्सेप्शन है कि अगर पार्टीज आपस में सिमिलरली एक्सेप्शन 1 की तरह एग्री कर लेती हैं कि अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस, कोई मैटर, कोई डिस्प्यूट विद रेफरेंस टू देयर एग्रीमेंट वो एग्जिस्ट कर रहा है कि वो इसको कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे, दे विल टेक इट टू द आर्बिट्रेशन, तो उस वाले से भी ये वैलिड होगा। Nor shall this section render illegal any contract in writing by which 2 or more persons agree to refer to arbitration any question between them which has already arisen, जो ऐसा क्वेश्चन जो ऑलरेडी इनके दरमियान अराइज हो चुका है, or affect any provision of any law in force for the time being as to reference to arbitration। तो इस हद तक ये एग्रीमेंट वो कर सकते हैं, ये पाबंदी लगाई जा सकती है कि वो पहले मैटर को आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे। अदरवाइज लीगल प्रोसीडिंग्स के राइट पे जो पाबंदी लगाई जाएगी दैट विल बी अनलॉफुल। थैंक यू वेरी मच। आप इन सेक्शंस को अच्छी तरह पढ़ें, इनको समझें। अगर लेक्चर को सुने, अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो व्हाट्सएप क्वेश्चन के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।